नमस्कार विद्यार्थियों। अपना टॉपिक चल रहा था भू-आकृतिक प्रक्रियाएं। इसका भाग एक आपने पढ़ लिया होगा। उसमें अपन ने देखा था भू-आकृतिक प्रक्रियाएं, जो आपका स्थल स्वरूप है, उस स्थल स्वरूप के ऊपर विभिन्न प्रकार के जो भी स्थल स्वरूप है धरातल पर, उन स्थल स्वरूपों पर आंतरिक बल है वो तो क्या करता है, स्थल स्वरूपों का निर्माण करता है, और बाह्य बल क्या करते हैं, स्थल स्वरूपों को समाप्त करते हैं। तो ये लास्ट क्लास में अपन ने देखा था। फिर आंतरिक बल में आपने देखा था पटल विरूपणी, आकस्मिक, है ना। फिर पटल विरूपणी में भी महादेशज, पर्वत निर्माणकारी, फिर अधोमुखी, ऊपरीमुखी, अधोमुखी, है ना। उसमें अपन ने फिर पढ़ा था उत्थान, अवतलन, उमजन, निमजन। ये लास्ट क्लास में आपने अच्छे से देख लिया होगा। तो आज अपन जो बहिर्जनित बल है उसके अंदर अपन ने देखा था अनाच्छादन। अनाच्छादन के अंतर्गत मैंने परिभाषाएं बताई थी, आता क्या क्या है और उसकी अर्थ क्या क्या, इतना लास्ट क्लास में अपन ने देखा था। एक विशेष बात, भर्ती के संबंधी 970 पद ऐड हुए हैं, टोटल 1073 पद हुए हैं, पर बहुत अधिक बवाल मचाया जा रहा है कि भूगोल के पद ही नहीं आएंगे। देखो ऐसा इम्पॉसिबल है, विश्वास रखें, और आएंगे नहीं आएंगे ये भविष्य के गर्भ में है। और भविष्य के गर्भ में इसलिए बोल रहा हूं कि ये केवल आरएसएस-बी के हाथ में है ना। ये किसी भी टीचर के हाथ में नहीं है, किसी का पद बढ़ा ले, किसी का पद घटा ले। आप तो अच्छे से तैयारी करते रहें और पूरी उम्मीद रखें कि पद आएंगे, ठीक है। ये हो सकता है थोड़े से कम आ सकते हैं, बाकी जहां तक है पद आएंगे। इसी उम्मीद के साथ में आप अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक है। तो अपन इस टॉपिक को आगे करते हैं, भू-आकृतिक प्रक्रियाएं। भू-आकृतिक प्रक्रियाओं में जो अंतर्जात बल और बहिर्जात बल दो पढ़े थे अपन ने, है ना। बहिर्जात बल में फिर अपन ने एक कारक पढ़ा था, शब्द पढ़ा था अनाच्छादन। फिर अनाच्छादन के अंतर्गत अपन ने क्या पढ़ा था, पहला अपक्षय, फिर पढ़ा था अपर्दन, और तीसरा एक शब्द लिखा था मैंने, वृत्त संचलन। वृत्त संचलन, ठीक है। तो ये अंतर्जात बल तो अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया था। बहिर्जात बल है उसको अपन आज एक एक शब्द की डिफाइन करते हैं, इसके प्रकार वगैरह पढ़ते हैं। थोड़ा सा क्लास लंबी हो सकती थी पिछली क्लास, इसलिए मैंने उसको वहां पिछली क्लास में यहाँ तक ही थोड़ा, और अब अपन इसको यहाँ से आगे देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूं अनाच्छादन, ठीक है। अनाच्छादन, है ना, डेनुडेशन, ठीक है। अनाच्छादन शब्द की अगर परिभाषा की बात करें तो अपन ने देखा था अनाच्छादन शब्द का डेनुडेशन का अर्थ है धरातल के ऊपरी आवरण का हटाना या निवर्तन, ऊपर से ढक्कन का हटाना। किसका ढक्कन, धरातल के ऊपर स्थल स्वरूप है उनका हटाना, ठीक है। तो इसमें आप एक लाइन लिख सकते हैं अनाच्छादन के अंतर्गत, इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है आवरण का हटाना, आवरण का हटाना, या लिख सकते हो निराहत, आवरण का हटाना या निराहत करना, ठीक है। आवरण का हटाना किसका, धरातल के ऊपर जो भी स्वरूप है उनका आवरणों का हटाना या निराहत। फिर अब इसमें आते क्या क्या है, हमने पढ़ा था अपक्षय, अपर्दन, वृत्त संचलन, अपक्षय, अपर्दन, वृत्त संचलन, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नोट लगा के लिख लेना, इनसे संबंधित एक क्रिया है निक्षेपण। लास्ट क्लास में मैंने बताया था निक्षेपण, वापस बता दूंगा सभी को। निक्षेपण अनाच्छादन में सम्मिलित नहीं है, निक्षेपण अनाच्छादन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है, प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। इसको विशेष ध्यान रखना, निक्षेपण इसमें शामिल नहीं है अनाच्छादन में।
तो सम्मिलित क्या क्या है? सम्मिलित अपक्ष है, अपर्दन है, वृत्त संचलन है। ठीक है, वेदरिंग है, इरोजन है, मास मूवमेंट है। ठीक है, वेदरिंग, इरोजन और मास मूवमेंट, तो ये तीनों सम्मिलित है। निक्षेपण नहीं है, इसको विशेष आप बात याद रखना। ठीक है, अब अपन इसमें विभिन्न प्रकार के प्रकार पढ़ते हैं इसके। ठीक है, तो सबसे पहले अब लेते हैं अपन अपक्ष है। सबसे पहले किसको लेते हैं? अपक्ष है। सबसे पहले अपक्ष है। अपक्ष है वेदरिंग। वेदरिंग लिखेंगे आप, वेदरिंग अपक्ष है। ठीक है, अपक्ष क्या होता है? देखिएगा, शैलों में यांत्रिक व रासायनिक रूप से, यांत्रिक व रासायनिक रूप से, शैलों में यांत्रिक व रासायनिक रूप से वियोजन या अपघटन होना, वियोजन या अपघटन होना। मैंने लास्ट क्लास में सिंपल परिभाषा में बताया था, किसी भी भूस्वरूप का अपने स्थान पर ही टूटना फूटना क्या कहलाता है? अपक्ष है। पर उसका अगर टेक्निकली परिभाषा देखोगे तो शैलों में यांत्रिक व रासायनिक रूप से या यांत्रिक व रासायनिक प्रक्रिया से वियोजन होना या अपघटन होना। ठीक है, वियोजन होना या अपघटन होना क्या कहलाता है? अपक्ष कहलाता है। देखिए, ये अपक्ष की क्या हो गई परिभाषा। दूसरे शब्द में लिखूं, अपने स्थान पर स्वरूपों का, भूस्वरूपों का अपने स्थान पर टूटना फूटना, ये सिंपल परिभाषा। ठीक है, टूटना फूटना क्या कहलाता है? अपक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? अपक्ष कहलाता है। एक सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट, भूस्वरूपों का अपने स्थान पर टूटना फूटना क्या कहलाता है? अपक्ष कहलाता है। अपक्ष है स्टैटिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? स्टैटिक प्रक्रिया है, अर्थात स्थान विशेष पर घटित होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, स्टैटिक प्रक्रिया है। या यूं लिख सकते स्व स्थान है। कैसी प्रक्रिया है? स्व स्थान प्रक्रिया है। ठीक है, एक और बात, अपक्ष है मौसम, अपक्ष पर मौसम और जलवायु का विशेष प्रभाव पड़ता है। ध्यान देंगे वापस, शैलों में यांत्रिक और रासायनिक रूप से जो वियोजन या विघटन होता है, चट्टानों का टूटना फूटना या घुलकर रूप बदल जाना होता है, तो उसे अपक्ष कहते हैं। भूस्वरूपों का अपने स्थान पर टूटना फूटना अपक्ष कहलाता है। अपक्ष स्टैटिक प्रक्रिया है या स्वस्थानीय प्रक्रिया है ना, उसी स्थान पर घटित होने वाली प्रक्रिया है स्टैटिक प्रक्रिया। अपक्ष पर मौसम और जलवायु का विशेष प्रभाव पड़ता है। मौसम और जलवायु के आधार पर अपक्ष विशेष प्रभाव पड़ता है। अभी अपन आगे देखेंगे अपक्ष के प्रकार। ठीक है, तो अब देखेंगे अपन अपक्ष के प्रकार। अपक्ष के प्रकार सही दिख रहा है ना? ठीक है, अपक्ष के प्रकार में अपन देखेंगे सबसे पहले
भौतिक अपक्ष है। या मैं इसको ऐसे बना लेता हूं, पहला आएगा भौतिक अपक्ष है, ठीक है। दूसरा आएगा रासायनिक अपक्ष है, रासायनिक अपक्ष है। और तीसरा आएगा जैविक अपक्ष है, जैविक अपक्ष है। भौतिक अपक्ष है, रासायनिक अपक्ष है और जैविक अपक्ष है। 3 प्रकार है अपक्ष है। इसमें भी वापस कौन कौन से आएंगे, तो भौतिक अपक्ष में सबसे पहला देखिएगा, भौतिक अपक्ष में सबसे पहला आएगा आपके पिंड विच्छेदन, पिंड विच्छेदन। पहले नाम लिखता हूं, फिर इसकी परिभाषा बताता हूं आपको। दूसरा आएगा कणिकीय विच्छेदन, कणिकीय विच्छेदन, ठीक है। तीसरा आएगा अपसल्कन, अपसल्कन, ठीक है। चौथा है तुषारी अपक्ष है, तुषारी अपक्ष है। और पांचवा है दाब मोचन, दाब मोचन, ठीक है। पिंड विच्छेदन, कणिकीय विच्छेदन, अपसल्कन, तुषारी अपक्ष है और दाब मोचन। अब इनको एक एक को देखते हैं। पिंड विच्छेदन में क्या होता है कि देखो, भौतिक अपक्ष होने के पीछे मुख्य कारक कौन सा है, ताप। कौन सा है, ताप। फिर ताप कौन सा, सूर्य तप, सूर्य तप लिख लो, ठीक रहेगा, सूर्य तप, सूर्य तप। वर्षा, क्रिया, ये मुख्य कारक है जो क्या करते हैं, भौतिक अपक्ष करते हैं, ठीक है। एक हो जाएगा वायु दाब, ठीक है, हो जाएगा वायु दाब, आप इसमें लिख सकते हो, वायु दाब। सूर्य तप, ताप, सूर्य तप, वर्षा, वायु दाब और तुषार प्रक्रिया, इनसे क्या होता है, भौतिक अपक्ष है, ठीक है। तो भौतिक अपक्ष में पहला है पिंड विच्छेदन। पिंड विच्छेदन क्या होता है, पिंड विच्छेदन विद्यार्थियों, ताप की अधिकता से, दैनिक तापांतर की वजह से क्या होता है कि सेलों में, सेलें ताप को ग्रहण करके फैलती है गर्म होके और वापस ठंडी होकर सिकुड़ती है। तो ताप में जो परिवर्तन होता है उसके कारण, तापांतर के कारण चट्टानों में फुलाव और सिकुड़न होता है। तब क्या होता है, चट्टानें संधियों से टूटती है, बड़े बड़े ब्लॉक के रूप में टूटती है ना। जो संधि होती है, चट्टान यूं कह सकते हो, जहां से चट्टान का ज्वाइंट वाला भाग होता है वहां से चट्टान टूटती है, तो उसे क्या बोला जाएगा, पिंड, पिंड विच्छेदन, अर्थात टूटती है बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में, बड़े बड़े खंडों के रूप में, संधियों से चट्टानें टूटती है, उसे क्या बोला जाएगा, पिंड विच्छेदन, पहली बात। दूसरी बात, कणिकीय विच्छेदन। इसमें क्या होता है, इसमें चट्टानें बड़े बड़े पिंडों में न टूट के छोटे छोटे कणों में टूटती है। होता वही है, तापांतर के कारण, है ना, दैनिक तापांतर के कारण छोटे छोटे चट्टानें होती है, कमजोर चट्टानें होती है, वो क्या होती है, छोटे छोटे कणों में टूटती है, तो इसे क्या बोला जाएगा, कणिकीय विच्छेदन, ठीक है। तीसरा क्या होता है, अपसल्कन। देखिए अपसल्कन, अपसल्कन में क्या होता है, शैलों के ऊपरी परत में गर्म और ठंडे होने से, सेलों का ऊपरी परत गर्म और ठंडे होने से, गर्म कब होगा, तब ताप ऑब्जर्व करेगी, ठंडा होगा जब ताप ऊपर से हट जाएगा। तो गर्म और ठंडे होने से ऊपर से परत, लेयर से, पहले एक परत उगड़ी, फिर दूसरी परत, तीसरी, चौथी, यूं परतदार, उसके ऊपर से चट्टान है वो परतदार रूप में मलबा हटता जाता है चट्टान का, है ना। इसे वेदरिंग ओनियन भी कहते हैं। जैसे आपका प्याज होता है ना, प्याज, प्याज के छिलके की तरह, प्याज का छिलका कैसे एक लेयर अलग की, फिर दूसरी लेयर अलग की, फिर तीसरी लेयर अलग की, है ना। तो अपसल्कन में क्या होता है, यूं परतदार अपक्षय होता है ना, चट्टानों के ऊपरी भाग में परतदार अपक्षय होता है, तो उसे क्या बोलेंगे, अपसल्कन, ठीक है। ओनियन वेदरिंग भी बोला जाता है इसे, ओनियन वेदरिंग, ओनियन वेदरिंग, ठीक है। नेक्स्ट है तुषारी अपक्षय।
तुषारी अपक्षय विद्यार्थियों होता क्या है कि दिन में चट्टानें फैलती है तो उसके अंदर शीतोष्ण कटिबंध भाग है, उष्ण कटिबंध भाग है, तो वहां पे क्या होता है कि जो चट्टानें दिन में गर्म होकर फैलती है तो उसके अंदर जल घुस जाता है, और जो सनसेट होता है, सूर्यास्त होने के बाद में वो जल अंदर जाके जम जाता है, तो जमेगा तो जल का आयतन फैलेगा। तो ये प्रक्रिया लगातार होती है। जल है वो गर्म होता है, दिन में ताप गर्म करके चट्टानें जो ही फैलती है, जल अंदर चला जाता है, जितनी भी जल को जगह मिलती है। रात होते ही, सूर्यास्त होते ही वो भाग ठंडा होता है तो जल अंदर ही अंदर जम जाता है, जिससे जल के बर्फ बनने से उसका आयतन में परिवर्तन आएगा, आयतन बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा तो चट्टान पे दबाव डालेगा तो चट्टान का विखंडन होगा। ठीक है, और इस तरह से दिन में गर्म जल अंदर चला जाता है, गर्म चट्टानों में जल अंदर चला जाता है, और फिर वो रात को आयतन के रूप में जम के उसके ऊपर दबाव डालता है, बर्फ के रूप में जमकर आयतन फैलता है। तो बर्फ क्या करता है, चट्टान पे दबाव डालती है, जिससे चट्टान टूटती है, उसे अपक्षय होता है। तो उसे कौन सा अपक्षय कहेंगे, तुषारी अपक्षय। ठीक है, नेक्स्ट है दाब मोचन। नेक्स्ट कौन सा है, दाब मोचन। कई बार क्या होता है कि चट्टानी लेयर है, उस लेयर के ऊपर कोई और लेयर का दबाव रहता है, निचली लेयर के ऊपर ऊपरी लेयर का क्या रहता है, दबाव रहता है, लेकिन धीरे धीरे ऊपर किसी कारणवश क्या होता है कि वो लेयर धीरे धीरे हट जाती है। तो ऊपरी दबाव के हटने से निचली परत पे वापस कोई न कोई कारक अटैक करेंगे, तो ये इसका क्या होगा, अपक्षय होगा। तो ऊपरी दबाव के हटने से निचली परत का अपक्षय होता है, उसे बोला जाएगा दाब मोचन। ठीक है, तो ये परिभाषा आप आराम से शब्द को ही ध्यान रखना है। आपको केवल ये ध्यान रखना भौतिक अपक्षय में कौन कौन से आएंगे। पिंड विच्छेदन, चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों में उसका अपक्षय होगा। कणिकीय विच्छेदन, चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में अपक्षय होगा। अपशल्कन, प्याज के जो लेयर होते हैं ना, प्याज के छिलके, वैसे चट्टानों के छिलके उतर एक के बाद एक, है ना, तो ये अपशल्कन हो गया। फिर तुषारी अपक्षय, दिन में चट्टानें गर्म होकर फैलती है, जल अंदर घुस जाता है, रात को जो ही जल जमता है बर्फ के रूप में तो उसका आयतन बढ़ता है, चट्टानों पे जोर लगाता है, दाब लगाता है, और उससे चट्टानों का अपक्षय होता है, उसे कहेंगे तुषारी अपक्षय। नेक्स्ट दाब मोचन। दाब मोचन में क्या होता है, चट्टानों के ऊपरी परत के हटने से, ऊपरी दबाव के हटने से निचले चट्टान का अपक्षय होता है, तो वो क्या कहलाएगा, दाब मोचन। ठीक है, तो ये 5 प्रकार आपको याद रखने किसमें, दाब मोचन में। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं रासायनिक अपक्षय पर। ठीक है, तो मैं यहीं पे ले लेता हूं रासायनिक अपक्षय। ये ओनियन वेदरिंग याद रखना, प्याज के छिलके की तरह। ठीक है, अब ये हो गया आपका रासायनिक अपक्षय। इसमें क्या होता है, चट्टानें रासायनिक रूप से घोलन के रूप में, रासायनिक रूप से चट्टानें विभिन्न प्रकार की गैसों के साथ में क्रिया करके घुल जाती है ना, उसका अपक्षय हो जाता है। घोलन के रूप में विभिन्न प्रकार की गैसों से उसमें क्या हो जाता है, अपक्षय हो जाता है घोलन की प्रक्रिया के रूप से, या आप कह सकते हो विलयन के रूप में। विलयन घोलने वाला, विलयन के रूप में क्या होता है, चट्टानों का अपक्षय होता है। इसमें कौन कौन सा आएगा, इसमें पहला है ऑक्सीजन ऑक्सीकरण, दूसरा आएगा कार्बोनेशन, दूसरा क्या आएगा, कार्बोनेशन, दूसरा कौन सा आएगा, कार्बोनेशन। ठीक है, कार्बोनेशन के बाद तीसरा आएगा सिलिका पृथक्करण, सिलिका पृथक्करण। चौथा आएगा विद्यार्थियों जल योजन, जल योजन। फिर इसी में पांचवा आएगा, इसी में पांचवा आएगा, देखना आप, जल योजन के बाद पांचवा आएगा, यहां लिख रहा हूं मैं, ना लिख के मैं इसको, जल योजन के बाद पांचवा है घोलन, सॉल्यूशन। ठीक है, इसको थोड़ा समझे। ऑक्सीकरण कौन सा है,
ऑक्सीकरण। होता क्या है, ऑक्सीजन गैस जल में घुलकर जल का ऑक्सीकरण कर देती है। ऑक्सीजन गैस जल में घुलकर खनिजों को ऑक्साइड में बदल देती है। खनिजों को ऑक्साइड में बदल देती है कौन? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस खनिजों में घुलकर उसको ऑक्साइड में बदल देती है, उसे क्या बोला जाएगा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अपक्ष। ठीक है, जैसे आपने उदाहरण सुना होगा, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना। देखिए, आपको केवल इसके प्रकार याद रखना है। ठीक है, लैब असिस्टेंट का आपके यही लेवल रहेगा, केवल प्रकार याद रखने। भौतिक अपक्ष कौन सा है, रासायनिक अपक्ष कौन सा है। भौतिक अपक्ष में 5 प्रकार हुए, रासायनिक अपक्ष में भी 5 प्रकार हुए। ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन, सिलिका पृथक्करण, जल योजन या गोलन। जल योजन या गोलन। तो पहला कौन सा हो गया? कार्बोनेशन, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या है? चट्टानों में ऑक्सीजन गैस घुल जाती है और चट्टानों का क्या कर देती है? ऑक्सीकरण कर देती है। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीकरण। दूसरा है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन देखो क्या है, CO2 गैस है, वो जल में मिलकर, CO2 गैस जल में मिलकर कार्बनिक अम्ल बनाती है। CO2 गैस जल में मिलकर कार्बनिक अम्ल बनाती है, जिसके संपर्क में आकर चूनायुक्त सेलें होती है, वो घुल जाती है। चूनायुक्त सेलें हैं, वो घुल जाती है। CO2 गैस जल के संपर्क में आकर क्या करती है? CO2 गैस जल के संपर्क में आकर कार्बनिक अम्ल बनाती है। कैसा अम्ल बनाती है? कार्बनिक अम्ल। और इस कार्बनिक अम्ल के संपर्क में आने से चूना पत्थर वाली चट्टानें आसानी से घुल जाती है, यानी उसका क्या हो जाता है? अपक्षय हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना, ये कार्बोनेशन अपक्षय कहलाएगा। CO2 गैस घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाती है, कार्बनिक अम्ल के संपर्क में चूना की चट्टानें आएगी तो वो घुल जाएगी, उनका वियोजन हो जाएगा। तो 2 शब्द है, एक वियोजन, एक विघटन। विघटन का तो आता है टूटन फूटन, भौतिक अपक्षय में आता है। वियोजन है रासायनिक अपक्षय जिसमें चट्टानों का घोल होता है। ठीक है, तीसरा है सिलिका पृथक्करण। इसमें क्या होता है, जल क्या करता है? चट्टानों के अंदर से सिलिका को अलग करता है। जल है, वो चट्टानों के ऊपर जैसे भी गिर रहा है, जहां से भी वर्षा के माध्यम से है, या आपके नदी के माध्यम से है, झीलों के किनारे, तटवर्ती भाग है, जहां पर भी है, जल क्या करता है? चट्टानों के अंदर से सिलिका को क्या करता है? अलग करता है। तो सिलिका के पृथक्करण का अपक्षय कहलाता है। यही अपक्षय क्या कहलाता है? सिलिका के अलग होने की प्रक्रिया सिलिका पृथक्करण। फिर नेक्स्ट है जल योजन। बहुत सारी चट्टानें ऐसी होती है विद्यार्थियों, जो क्या करती है? जल को योजन कर लेती है, अर्थात जल को ऑब्जर्व कर लेती है। जल को क्या करती है? सोख लेती है, जल का अवशोषण कर लेती है। जैसे उदाहरण दे रखा है, आप लिखना बॉक्साइट। कौन सा? बॉक्साइट। एक और फेल्सपार। बॉक्साइट और फेल्सपार। बॉक्साइट हुए, फेल्सपार हुए, ये चट्टानें ऐसी है जो जल को क्या करती है? आत्मसात कर लेती है, जल को सोख लेती है। तो ये रासायनिक अपक्षय कौन सा हुआ? जल योजन अपक्षय। और नेक्स्ट है गोलन। नेक्स्ट है गोलन। इसमें क्या होता है? वर्षा जल क्या करता है? सेलों को अपने साथ में गोल लेता है और गोल के अपने साथ में बहाकर आगे ले जाता है, अपने साथ में गोल लेता है। यही अपक्षय है। गोलन में क्या होगा? वर्षा जल चट्टानों को अपने साथ में गोल लेता है। तो एक बार फिर देखेंगे, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन होता है, ऑक्साइड होता है, जैसे लोहे में जंग लगना है ना, ऑक्सीजन गैस चट्टानों के साथ ऑक्साइड करता है। कार्बोनेशन, CO2 गैस होती है और ये क्या करती है? कार्बनिक अम्ल बनाती है, जो और इसके संपर्क में चूना चट्टान आएगी तो उसका अपक्षय हो जाएगा। सिलिका पृथक्करण, जल क्या करता है? चट्टानों से सिलिका को अलग कर देता है, सिलिका पृथक्करण। जल योजन, बहुत सारी चट्टानें ऐसी होती है जो जल को सोखती है, जल को आत्मसात कर लेती, सोख लेती, उसे जल योजन कहेंगे। गोलन, वर्षा जल क्या करता है? चट्टानों को अपने साथ में गोल लेता है ना, इसे बोलेंगे गोलन। ठीक है, अब तीसरा है जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय में देखो, यहीं पे मैं लिख लेता हूं, पेन चेंज कर लेता हूं। जैविक अपक्षय में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु है ना, रेंगने वाले हो गए, रेंगने वाले जीव जंतु, मानव भी शामिल हो गए इसमें। जीव जंतु आ गया मतलब मानव भी आ गया, स्पेशली रेंगने वाले। जो दूसरे होंगे पेड़ पौधे, वनस्पति। वनस्पति लिख लेता हूं मैं, वनस्पति। देखो, जीव जंतु क्या करते हैं? रेंगने वाले, वो धरातल के ऊपरी सतह पर अपने घर बनाते हैं, घर, घरौंदे, जिसे अपन बिल कहते हैं। तो बिल जो रहने के लिए बनाते, तो अंदर ही वाली रेत है वो बाहर लाएंगे। तो
तो ये भी अंदर वाले रेत बाहर लाएंगे, ऊपरी सतह में ऊपर ही ऊपर क्या करते हैं, खोखलापन बढ़ाते रहते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि खोखलापन वाला भाग ऊपर के भाग को सहन करने में असमर्थ होता है, तो ऊपरी भाग नीचे धंस जाता है। मानव भी यही कर रहा है। मानव क्या करता है, खदानों के अंदर से लगातार खनन कर रहा है और बहुत अधिक खनन करता है। बहुत सारे ऐसी खदानें देखी गई है, आपने न्यूज़ों में भी पढ़ा होगा कि उस खदान वाले भाग में इतनी अधिक गहराई हो गई कि ऊपर वाला भाग उस गहरे वाले भाग में धंस गया। तो ये क्या हो गया, अपक्षय हो गया। ठीक है, ये मानव और जीव जंतुओं के द्वारा, बहुत सारे जीव है, स्पेशली चूहे है, सांप है, ये क्या करते हैं, अपने घर बनाते हैं, है ना। कुत्ते बिल्ली ये भी क्या करते हैं, कहीं कहीं अंदर की रेत को बाहर डाल के अपना घर घरौंदा बिल बनाते हैं और फिर उसके ऊपर वाला दबाव सहन कर नहीं पाता है, तो वो भाग जो ऊपर वाला भाग है वो नीचे धंस जाता है। मानव खनन के माध्यम से इस तरह से क्या करता है, लगातार अपक्षय करता है। इसी तरह वनस्पति देखो, वनस्पति पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे विकसित होते हैं तो उनकी जड़ें लगातार बढ़ती रहती है। जड़ें बढ़ती रहती है तो जड़ें क्या करती है, जहां भी जाएगी मोटाई में फैलती रहेगी, तो जहां भी होगी वो वहां पे नुकसान करेगी। अगर मान लो आपके घर के पास में पीपल है, तो आप देखना वो पीपल की जड़ें 3, 4, 5, 7 साल बाद आपके घर के अंदर कोई टांका है तो टांके के अंदर आर पार हो जाएगी। आपने कोई टांके में जगह थोड़ी छोड़ी उसको आने के लिए, फिर भी उस जड़ ने क्या किया, आपके टांके का क्या किया, जैविक अपक्षय कर लिया। क्या कर लिया, जैविक अपक्षय। तो ये जैविक अपक्षय है। ठीक है, तो आपकी बात समझ में आई होगी। भौतिक अपक्षय है ना, सूर्य तप है, वर्षा है, तुषार की क्रिया है और वायुदाब के द्वारा होने वाला भौतिक अपक्षय। इन कारकों से होने वाला अपक्षय भौतिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय क्या है, वियोजन या विलयन या घोलन के रूप में जो होता है वो रासायनिक अपक्षय है। ऑक्सीजन गैस है, CO2 है, विभिन्न प्रकार की क्रिया करते हैं, कार्बोनेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, सिलिका पृथक्करण होता है, जल योजन है, घोलन है, ये सारे सारे रासायनिक अपक्षय। फिर जैविक अपक्षय, जीव जंतुओं के द्वारा होने वाला अपक्षय, जीव जंतु और पेड़ पौधे वनस्पति के द्वारा होने वाला अपक्षय। तो ये कमेंट में जरूर लिख के बताना अपक्षय समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, अच्छा कोई भी कैसा भी प्रश्न हो आप आराम से कमेंट में लिख सकते हो। मैं जब भी देखूंगा टाइम मिलते ही आपको प्रयास करूंगा उस प्रश्न का उत्तर समय पे दूं। ठीक है, तो ये हो गया आपने अपक्षय। अब देखो नेक्स्ट अपक्षय का ही दूसरा, अपक्षय के बाद दूसरा आया था अपना अपर्दन। अपक्षय के बाद दूसरा भाग अनाच्छादन का क्या था, अपर्दन। ठीक है, ध्यान रखना, अपन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं इससे भी पहले अपन पढ़ रहे हैं अनाच्छादन, डेनुरेशन। अनाच्छादन में पहले अपक्षय, फिर अपर्दन और फिर पढ़ेंगे व्रत संचलन। तो अपक्षय हो गया, अब अपन क्या पढ़ेंगे, अपर्दन। ठीक है, अपर्दन। अपर्दन, सबसे पहली बात, अपर्दन एक गतिशील प्रक्रिया है। अपर्दन क्या है, अपर्दन एक गतिशील प्रक्रिया है। अपर्दन एक गतिशील प्रक्रिया है। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि किसी पहाड़ के ऊपरी भाग का सूर्य तप से, वर्षा जल से, वायु दाब से, मानवीय क्रियाओं से, वनस्पति से कैसे हो गया, अपक्षय हो गया, ऑक्सीकरण से, है ना। क्या हो गया, अपक्षय हो गया। अब वो अपक्षित मलबा विभिन्न प्रकार के कारकों के माध्यम से नीचे आएगा। तो नीचे आएगा, जो ये गति हुई वो क्या कहलाएगी, अपक्षय अपर्दन कहलाएगी। जैसे मान लो, देखो इधर, जैसे मान लो ये कोई चट्टानी भाग है, उस चट्टानी भाग पे इसका अपक्षय हो गया, टूटन फूटन हो गया। टूटन फूटन होने के बाद में ये क्या करेगा, नदियों के माध्यम से, है ना, पवनों के माध्यम से, हिमानी के माध्यम से, इनके माध्यम से ये टूटा हुआ भाग क्या करेगा, गति करेगा। और यही गति क्या कहलाती है, अपर्दन। यही गति विद्यार्थियों क्या कहलाती है, अपर्दन। ठीक है, और ये अपर्दन जब तक होता रहेगा जब तक ढाल समाप्त न हो, और जो ढाल समाप्त हुआ वहां पे वो कारक काम करना बंद कर लेगा और वही मलबा वहां जाके क्या हो जाएगा, जम जाएगा। और इस प्रक्रिया को बोलेंगे निक्षेपण। इस जमाव वाली प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, निक्षेपण। ठीक है, व्रत संचलन अलग है, उसको अपन आगे देखेंगे। ठीक है, तो आप इसको सब कर लेता हूं मैं। अपन अब अपर्दन आपके समझ में आ गया होगा। इसका मतलब अपर्दन एक गतिशील प्रक्रिया है। अपर्दन कैसी है, गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये गतिशील प्रक्रिया के कारक कौन कौन से हैं, कारक लिख रहा हूं मैं, किन किन कारकों से ये होता है। तो आप लिख सकते हो, बहता हुआ जल, बहता हुआ जल। नंबर 2 पवने। नंबर 3
हिमानी। नंबर 4 भौमजल। नेक्स्ट सागरीय लहरें। सागरीय लहरें। इन सभी कारकों से क्या होता है? अपर्दन होता है। सभी कारकों से क्या होता है? अपर्दन होता है। भौमजल है ये ना, आपको नहीं दिख रहा तो वापस लिख लेता हूं मैं। भौमजल, भौमजल, ठीक है, भौमजल। इन सभी कारकों से क्या है, जो भी अपक्षयित मलबा है वो मलबा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गतिशील होता है। तो गतिशील के कारक कौन कौन से? बहता हुआ जल हो सकता है, पवनें हो सकती है, हिमानी हो सकती है ना, भौमजल हो सकता है, भूमि के अंदर वाला जल, या सागरीय लहरें हो सकती है। तो ये सारे कारक मिलकर उस मलबे को गतिशील बनाते हैं और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपर्दन कहलाती है। अब देखो, एक यहाँ पे नोट लगाएं आप, एक यहाँ पे नोट लगाएं, नोट में लिखें अपक्षय अपर्दन में सहायक होता है। अपक्षय अपर्दन में सहायक होता है, सहायक होता है। अपक्षय अपर्दन में क्या होता है? सहायक होता है, लेकिन लेकिन अनिवार्य नहीं, लेकिन अनिवार्य अनिवार्य नहीं। बात को समझना, अपक्षयित मलबा है तो वो अपर्दन के लिए सहायता कर सकता है, अपर्दन के लिए मलबे में हेल्प कर सकता है अपक्षय, लेकिन अनिवार्य नहीं है। किसी जगह पे ऐसा जगह है जहां अपक्षय नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां अपर्दन नहीं होगा, अपर्दन तो होगा। अपर्दन कौन करेगा? ये कारक करेंगे। बहता हुआ जल है, पवन है, हिमानी है, ये उस भाग को अपर्दन कर देगी, अपने साथ में ले जाएगी, तो उसका अपर्दन तो हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि वहां पहले अपक्षय हो फिर अपर्दन हो। तो इसी लाइन को लिखा गया है, अपक्षय अपर्दन के लिए सहायक होता है, अनिवार्य नहीं। ठीक है, बात याद रखना, इंपोर्टेंट लाइन है आपके एनसीईआरटी की। फिर लिखा हुआ है अपक्षय गतिज ऊर्जा द्वारा नियंत्रित होता है। अपक्षय, इसको नोट नंबर 2 बना लेना, नोट नंबर 2 ये 1। अपक्षय गतिज ऊर्जा द्वारा नियंत्रित होता है, नियंत्रित होता है। अपक्षय नहीं, यहां पे अपर्दन लिखना था, अपन अपर्दन पढ़ रहे हैं। अपर्दन, अपर्दन गतिज ऊर्जा द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, इसका नियंत्रण किससे होता है? गतिज ऊर्जा द्वारा। जितनी गतिज ऊर्जा अधिक उतना अपर्दन अधिक, जितनी गतिज ऊर्जा कम उतना ही वो अपर्दन कम होगा। ठीक है, तो अपर्दन किससे नियंत्रित होगा? गतिज ऊर्जा द्वारा। जितनी ऊर्जा अधिक होगी उतना ही अपर्दन अधिक होगा, और अगर ऊर्जा कम है तो अपर्दन कम जगह तक ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात आप लिखना, अपर्दन का परिणाम, तीसरा नोट लिखना, अपर्दन का परिणाम निक्षेपण होता है। अपर्दन का परिणाम निक्षेपण होता है। अपर्दन का परिणाम निक्षेपण होता है। निक्षेपण क्या है? अपर्दन का परिणाम। कैसे? अपर्दित मलबा बहता रहेगा जब तक ढाल समाप्त नहीं होगा। ज्यों ढाल समाप्त हुआ वो मलबा वहीं पे जम जाएगा, और इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? निक्षेपण। ठीक है, तो ये 3 इंपोर्टेंट है, तीनों बातें आप याद रखना। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन अपर्दन के प्रकार। अपर्दन के प्रकार, अपर्दन के प्रकार। सबसे पहला है अपघर्षण। सबसे पहला प्रकार कौन सा है? अपघर्षण। दूसरा प्रकार है सन्निघर्षण। दूसरा प्रकार कौन सा है? सन्निघर्षण। अपघर्षण, सन्निघर्षण। तीसरा है अपघर्षण, सन्निघर्षण। जलदाब क्रिया, जलदाब क्रिया। चौथा है संसारण, संसारण सॉल्यूशन। पांचवा है अपवाहन। पांचवा क्या है? अपवाहन। छठा है
गोइकायन, गोइकायन, और सातवां है उत्पाटन, उत्पाटन। सातवां है उत्पाटन, प्लंकिंग प्रोसेस। ठीक है, तो अब आप एक एक को समझे। देखो सबसे पहली बात तो अपघर्षण, सन्निघर्षण, जलदाब क्रिया, संसारण, घोल क्रिया, ये सारी करती है क्रिया नदियां। ये क्रिया कौन करती है? नदियां। ये भी क्रिया कौन सी करती है? गोइकायन भी नदियां। उत्पाटन करती है हिमानी। ये हिमानी ये क्या है? आगे बढ़ेंगे अपन। अपवान करेगी पौने। ठीक है, अब इनकी परिभाषा देखें, आप नोट कर लेना, मैं इसको थोड़ा वापस मिटा रहा हूं ताकि थोड़ा समझने में ठीक रहेगा। ठीक है, अपघर्षण कौन करेगी? नदियां। पौने भी करेगी। होगा क्या? नदियां हैं, जल है, चाहे हिमानी है, अपने साथ में जो कणों को ले जाती है तो अपने पेंदे में वो कण क्या करेंगे? टकराएंगे। और वो कण जब उस नदी के पाट में, तली में या फिर पौने ले जा रही है तो किसी भी स्थान पे, है ना, वो क्या करेगी? उस अपने धरातल पे या यूं कह सकते अपने स्थल पर, अपने मुख्य भूभाग पर वो टकराती हुई आगे बढ़ेगी। टकराती हुई आगे बढ़ेगी तो वो क्या करेगी? उस भाग पे दबाव डालेगी। दबाव डालेगी तो उसका अपरदन होगा, अपने साथ में ले जाएगी, है ना। या यूं समझ सकते हो, जैसे मान लो ये नदी है, नदी पेंदे में ये कोई भी कण चल रहे हैं, कण चल रहे हैं, तो ये इस नदी के पेंदे से टकराते टकराते चलेंगे। इसे क्या बोला जाएगा? अपघर्षण। क्या बोला जाएगा? अपघर्षण। ये कण जा रहे हैं और इसके तली में टकराते टकराते जा रहे हैं, अपघर्षण। टकराते रहेंगे, फिर ऊपर बढ़ेंगे, टकराएंगे, फिर ऊपर बढ़ेंगे, यूं अपरदित होते रहेंगे, गतिशील होते रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपघर्षण। नदियां करती है, पौने भी करती है। सन्निघर्षण ये भी नदियां करती है, पौने भी करती है। सन्निघर्षण क्या होता है? ये जो कण जा रहे हैं वो कण ऐसा नहीं है कि केवल धरातल से ही टकराते टकराते जा रहे हैं, ये कण चलते चलते आपस में भी टकरा रहे हैं। ये कण चलते चलते आपस में भी टकरा रहे हैं, टूट रहे हैं। आपस में टकराएंगे तो वो क्या कहलाएगा? सन्निघर्षण। अगर धरातल से रगड़ खाते खाते जा रहे हैं वो तो अपघर्षण, और कण जाते जाते आपस में भी टकरा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? सन्निघर्षण। ठीक है, आपस में टकराना, कणों का आपस में टकराना, कणों का आपस में टकराना। ठीक है, आपस में टकराना, ये लो। ठीक है, नेक्स्ट है जलदाब क्रिया। नदी का जल क्या करता है? दबाव डालता है। दबाव डालता है तो हल्का आगे खिसकता है, यही प्रक्रिया जलदाब क्रिया। ठीक है, नदी क्या करती है? कणों के ऊपर दबाव डालती है जिससे कण आगे सरकता है। संचरण क्या है? जल क्या करता है? कुछ पदार्थों को अपने साथ घोल लेता है, सोल्यूशन इंग्लिश में कहते हैं, साथ में घोल लेता है और आगे बहा ले जाता है। जल या कुछ कणों को, कुछ चट्टानी टुकड़ों को क्या करता है? अपने साथ में घोल लेता है, घोल कर आगे ले जाता है, ये क्या कहलाएगा? संसारण। ठीक है, नेक्स्ट है अपवाहन। अपवाहन शब्द खाते उड़ना, ये कौन करेगी? केवल पवने। पवने क्या करती है? कणों को अपने साथ में उड़ा के ले जाती है। पवने अपने साथ में उड़ा के ले जाती है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अपवाहन, उड़ाना। ठीक है, अफवान उड़ाएंगे तो वहां पे गर्त बन जाएगा कुछ दिनों बाद। ठीक है, फिर गुहिकायन। गुहिकायन में क्या है? नदियों के पेंदे में कहीं कहीं भंवर बनता है, आपने देखा होगा। भंवर बनेगा तो भंवर की प्रक्रिया से भंवर बनता है, जल घूम के पार आगे बढ़ता है, तो भंवर की प्रक्रिया से क्या होगा? विभिन्न प्रकार के छिद्र बनेंगे और उन छिद्र के अंदर विभिन्न प्रकार के जल गतिकाएं या अवनमित कुंड होते हैं, तो वहां जल घूमकर आगे जाएगा। जैसे जल बह रहा है, नदी मान लो ये बह रही है और यहाँ पे मान लो कोई गर्त है, तो उसमें जल आएगा, घूमेगा, फिर आगे जाएगा, है ना। उस गर्त में, उसमें जल गिरेगा, घूम के आगे जाएगा। तो इस तरह की गुहिकाएं होती है, उसके अंदर से जल घूम के बाहर जाएगा तो भी अपरदित मलबे को अपने साथ में ले जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी नदियां करेगी। नेक्स्ट है उत्पाटन, प्लकिंग। उत्पाटन होगा आपके हिमानी। जैसे जल बहता है उसे अपन नदी कहते हैं, वैसे वैसे हिम बहता है उसे हिमानी कहते हैं। तो हिमानी क्या करती है? अपने रास्ते में आने वाले बर्फ के टुकड़े को, बड़े वाले भाग को उखेड़ कर अपने साथ में ले जाती है, उसे क्या बोला जाएगा? उत्पाटन। तो देखें, विशेष यहां पे ध्यान रखें, मैं नोट लगा रहा हूं, विशेष संसारण केवल नदियां करेगी। संसारण केवल कौन करेगी? नदियां करेगी।
अपवाहन केवल पवने करेगी और कोई नहीं करेगा, और उत्पाटन केवल हिमानी करेगी और कोई नहीं करेगा। तो याद रखना, ये अपर्दन के प्रकार है। अपघर्षण नदियों के द्वारा, पवनों के द्वारा जो भी मलबा जा रहा है वो धरातल से टकराता हुआ जा रहा है, अपघर्षण। ये जाने वाले कण आपस में टकरा रहे हैं तो सन्नी घर्षण अपवर्तन होता है। संचरण नदी उड़ के अपने साथ में ले जा रही है, अपवाहन पवने कणों को उड़ा के ले जा रही है। ये सारे अपवर्तन के रूप है। गुरिकायन होती है, खाइए गर्त होती है, गर्त के अंदर से जल घूम के बाहर निकलेगा तो वो भी अपने साथ ले जाएगा। हिमानी क्या करती है, अपने रास्ते में आने वाले बर्फ के टुकड़ों को उखाड़ के ले जाती है, उसे उत्पाटन कहते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गया, अपना अपवर्तन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अपवर्तन के बाद अब अपना नंबर आएगा किसका, वृत्त संचलन का। किसका आएगा, वृत्त संचलन। वृत्त संचलन इसे बोला जाएगा मास मूवमेंट। मास मूवमेंट, ठीक है। देखो होता क्या है इसमें लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी परिचय में। मास मूवमेंट में क्या होगा, जो भी मलबा अपवर्तित होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होगा। इस बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। हाँ, सने के रूप में, लुब्रिकेंट के रूप में जल है या हिमानी है उसको सपोर्ट कर सकते हैं, बट गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा मलबे का गतिशील होना, मलबे का गतिशील होना, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा मलबे का गतिशील होना या ऊपर से नीचे की ओर जाना, ठीक है, क्या कहलाएगा, वृत्त संचलन। ठीक है, इसे ये ढाल, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ढाल के सहारे संचलित होता है, या यूं कह सकते हो आप मलबे का गतिशील होना, या गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, टेक्निकली परिभाषा लिख लो आप, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ढाल के सहारे संचलित या स्थानांतरित होता है, संचलित या स्थानांतरित होता है, स्थानांतरित होता है। इसे सामूहिक स्थानांतरण भी कहते हैं। स्थानांतरित होता है, इसे सामूहिक स्थानांतरण होता है, इसे सामूहिक स्थानांतरण भी कहते हैं, इसे सामूहिक स्थानांतरण भी कहते हैं। एक नया नाम आ गया आपके पास, है ना। मास मूवमेंट को क्या कहोगे, सामूहिक स्थानांतरण। इसमें ध्यान रखना, विशेष क्या है, विशेष यह है ये केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही परिवहन करेगा, गति होगी इसमें, है ना। तो ये भी क्या है, एक गतिशील प्रक्रिया है, मलबे का गतिशील होना। ठीक है, किस बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो मास मूवमेंट, वृत्त संचलन का मुख्य कारक क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे अपवर्तन के कारक कौन कौन से थे, नदियां थी, हिमानी, पवन है, वो सारे थे। भौतिक अपक्षय में, अपक्षय के कारक थे, अलग अलग पड़े थे। तो अपक्षय के कारण कारक थे सूर्य तप, है ना, दाब, जल, वर्षा, वो अपक्षय के कारक थे। अपवर्तन के कारक नदियां, पवने, है ना, हिमानी, भौमजल, सागरीय लहरें, ये सारे स्थल रूप बनाते हैं। अपवर्तन और निक्षेपण से अपन पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, ये आएगा आपके। और फिर आएगा आपके मास मूवमेंट, वृत्त संचलन। वृत्त संचलन किसके द्वारा संचालित होगा, ये होगा आपके गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। ठीक है, तो अब इसमें भी प्रकार है, प्रकार को यहां ऐड कर रहे हैं अपन। अब आ जाएगा वृत्त संचलन के प्रकार। तो क्या लिख रहा हूं मैं, वृत्त संचलन के प्रकार। क्या, पहला डालना, 3 प्रकार से करते हैं। एक है मंद प्रवाह, एक क्या है, मंद प्रवाह, मंद गति कह सकते हो आप, मंद प्रवाह। दूसरा है ओ, दूसरा है, पहला करना मंद गति वृत्त संचलन, दूसरा तेज गति का वृत्त संचलन,
और तीसरा है अधिक तेज गति का वृत्त संचलन या अत्यधिक 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 तीव्र वृत्त संचलन। ठीक है, मंद गति वृत्त संचलन, तेज या तीव्र गति संचलन, और तीसरा है अत्यधिक तीव्र वृत्त संचलन। वृत्त संचलन केवल नाम याद रखना, आपको यहां से डायरेक्ट प्रश्न नाम से ही आएगा। ठीक है, तो इसमें ये कलर आपको स्पष्ट दिखेगा नहीं, चलो चेंज कर लेता हूं। इसमें पहला लिखना मंद गति में, पहला लिखना भूमि सर्पण, भूमि सर्पण, मंद गति से भूमि का सरकना, स्थानांतरित होना, भूमि सर्पण। दूसरा शैल सर्पण, दूसरा शैल सर्पण। तीसरा है तालस, जो ईमानी का मलबा होता है उसका सर्पण, तालस सर्पण। चौथा है मृदा सर्पण, चौथा क्या है, मृदा सर्पण। ठीक है, भूमि सर्पण, शैल सर्पण, तालस सर्पण और मृदा सर्पण, ये चार प्रकार के। भूमि के किसी टुकड़े का सर्पण होना, शैल चट्टानों का होना सर्पण, तालस है हिमानी का जो मलबा होता है उसका सर्पण होना, और मृदा का सर्पण होना। ठीक है, ये इसके चार प्रकार। केवल आपको ध्यान रखना ये चारों किसमें आएंगे, मंद गति के वृत्त संचलन में। ठीक है, अब आप लिखो तेज गति से होने वाले संचलन। इसमें आएगा सबसे पहला आपका भूमिवाह। इसमें क्या आएगा, भूमिवाह, वाह का अर्थ भी है बहना, भूमिवाह। दूसरा है पंखवाह, है ना, पंखवाह। तीसरा है चादरवाह, चादरवाह। तीनों को शामिल करेंगे। भूमि का सर्पण, ये इससे तेज गति का ये प्रवाह है वृत्त संचलन में, ये मंद गति से होता है, ये तेज गति से और ये बहुत अधिक तेज गति से। तो इनको गति के आधार पर बांटा गया है। तेज वाह में भूमि का वाह हो गया, पंख मलबा हो गया, है ना, कीचड़, फिर चादर के रूप में वाह, ये थोड़ा तेज होता है। और बहुत अधिक तेज में आप देखो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान देना। सबसे पहला भूमि संकलन, सबसे पहला भूमि संकलन। तो लैंडस्लाइड होता है, आपने पढ़ा होगा, भूस्खलन, भूमि का संकलन। दूसरा है शैल संकलन, शैलों का, बहुत तेज गति से शैल है इसमें, शैल संकलन। तीसरा है 2 3, तीसरा है शैलपात, शैलपात। चौथा है मलबे का संकलन, मलबा संकलन। पांचवा है मलबापात, मलबापात। छठा है अवपातन, अवपातन। ये सारी सारी प्रक्रियाएं इसमें आएगी। इसमें बहुत अधिक तेज गति से भूमि का संकलन हो गया, शैल संकलन हो गया, शैलों का। शैलपात, पात का अर्थ सिर के बल नीचे गिरना डायरेक्ट, जैसे ये कोई चट्टान खड़ी है तो डायरेक्ट गिर गई, ये पात कहलाएगा। ठीक है, तो शैलपात हो गया, फिर मलबा संकलन हो गया, फिर मलबापात, फिर अवपातन। अवपातन भी बहुत अधिक तेज गति से होने वाला वृत्त संचलन है। तो अवपातन और शैल संकलन, इन दोनों को याद रखना। ठीक है, तो ये थे आपके वृत्त संचलन के प्रकार। अब आप ध्यान देना, बुक में दे रखा है आपके, के बाद क्या है, इसके बाद चैप्टर ये यहाँ पे क्लोज है। ठीक है, अब देखो शुरू से वापस एक बार बता देता हूँ आज क्या पढ़ा। कल अपन ने भूआकृतिक प्रक्रियाएं पढ़ी थी। भूआकृतिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन होता है भू स्वरूपों में। तो ये परिवर्तन दो रूपों से होता है, एक तो धीरे धीरे होता है मंद गति से, और एक तेज गति से होता है। इनके पीछे दो बल काम करते हैं, एक एक्सोजेनेटिक फोर्स, दूसरा एंडोजेनेटिक फोर्स, अर्थात अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात बल है वो भूमि के अंदर है, उसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है,
रेडियो एक्टिव पदार्थों से। और बहिर्जात बल है उसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूर्य तप से। तो अंतर्जात बल पे कल बात हो गई थी, आज बात की है बहिर्जात बलों की। बहिर्जात बल अनाच्छादन, अनाच्छादन में 3 शामिल है, अपक्षय, अपरदन और वृत्त संचलन, है ना। अनाच्छादन डेनुडेशन है, वेदरिंग, इरोजन, मास मूवमेंट, वेदरिंग, इरोजन, मास मूवमेंट, ठीक है। फिर पढ़ा था, अच्छा डिपोजिशन, निक्षेपण अनाच्छादन में शामिल नहीं है, इसको आप ध्यान रखना, सम्मिलित नहीं है, ठीक है। अनाच्छादन, अपक्षय, अपरदन, वृत्त संचलन। फिर पढ़ा था अपन ने अपक्षय के प्रकार, अपक्षय की परिभाषा, सेलों में यांत्रिक और रासायनिक रूप से जो वियोजन या अपघटन होता है वो अपक्षय कहलाता है। स्थैतिक प्रक्रिया है, समय अपक्षय पर मौसम और जलवायु का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। फिर अपन ने देखा अपक्षय के प्रकार, भौतिक अपक्षय, इसका कारक कौन कौन सा? सूर्य तप, वर्षा, तुषार और वायुदाब, इनसे ये 5 प्रकार के भौतिक अपक्षय होता है। फिर रासायनिक अपक्षय, ये गोलन है, लास्ट में ध्यान रखना, रासायनिक अपक्षय विलन गोलन के रूप में जो अपक्षय होता है वो विभिन्न प्रकार की गैसें जल के साथ में क्रिया करके, वायु के साथ में क्रिया करके रासायनिक अपक्षय करती है चट्टानों पे। जैविक, जीव जंतु वनस्पति क्या करती है? अपक्षय करती है, वो क्या कहलाएगा? जैविक अपक्षय। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आया तो मैं इसको स्लाइड को इधर ले लेता हूं, ठीक है। अब ये ठीक रहेगा, ठीक है। जीव जंतु का जैविक अपक्षय, जैविक और वनस्पति के द्वारा होने वाला अपक्षय जैविक अपक्षय, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अपरदन। अपरदन एक गतिशील प्रक्रिया है, और गतिशील प्रक्रिया, बहता हुआ जल है, बहता हुआ जल, पवने, हिमानी, भूमजल, सागरीय लहरें, ये कारक है अपरदन के, ठीक है। फिर अपरदन में स्पेशल 3 नोट लिखा था। अपक्षय अपरदन में सहायक है लेकिन अनिवार्य नहीं। अपरदन गति ऊर्जा द्वारा नियंत्रित होता है, जितनी गति होगी उतना ही अपरदन होगा। तीसरा, अपरदन का परिणाम निक्षेपण होता है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे अपरदन के प्रकार। अपघर्षण, चट्टानों का धरातल के साथ साथ, मलबे का या कणों का धरातल के साथ साथ टकराते हुए चलना, अपघर्षण। सन्निघर्षण, सन्निघर्षण होगा चट्टानों का, कणों का आपस में टकराते हुए टूटन फूटन होना, कण है वो आपस में टकराते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, वो सन्निघर्षण। जलदाब क्रिया, जल के दबाव के कारण संसारण, नदियां करती घोल के अपने साथ ले जाती सॉल्यूशन। अपवहन, पवने कणों को उड़ा के ले जाती अपने साथ में, वो अपवहन। फिर गोइकायन, नदियों के बीच में भंवर बनते हैं, वहां पे नदी जल घूम के अपने साथ अपरदन करता है। फिर उत्पाटन, हिमानी करती है, अपने हिमानी अपने रास्ते में आने वाले चट्टानी टुकड़ों को, हिमानी टुकड़ों को उखाड़ के ले जाती है, वो उत्पाटन, ठीक है। फिर है आपका वृत्त संचलन, मास मूवमेंट, ये गुरुत्वाकर्षण से नियंत्रित होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ढाल के सहारे संचलित या स्थानांतरित होता है, इसलिए इसे सामूहिक स्थानांतरण भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके भी प्रकार पढ़े अपन ने, इसके ये प्रकार पढ़े, 3 प्रकार के वृत्त संचलन के प्रकार लिखे, ध्यान देना। पहला है मंद गति से होने वाला वृत्त संचलन, फिर तेज गति से होने वाला वृत्त संचलन, फिर अत्यधिक तीव्र गति से होने वाला वृत्त संचलन। भूमि सर्पण, शैल सर्पण, तलस और मृदा सर्पण, भूमिवा, पंखवा, चादरवा, इसमें आएगा भूमि संकलन, शैल संकलन। अच्छा देखो, इधर भी भूमि, शैल, सर्पण, सर्पण है, यहाँ वाह है और यहाँ संकलन है, तो शब्दों पे थोड़ा ध्यान देना। इधर क्या है? सर्पण है ये, इधर वाह, क्रीप, फ्लू और फॉल, ये क्रीप, फ्लू और फॉल, इंग्लिश में सर्पण को क्रीप कहते हैं, ये फ्लू हुआ और फॉल संकलन। तो शैल संकलन याद रखना यहाँ पे, और अवपाटन, अवपातन, ये 2 क्रियाएं बहुत अधिक तेज गति से होता है, पूछा भी जाता है, ठीक है विद्यार्थियों। तो आज कल पढ़ा था आपने भूआकृतिक प्रक्रिया, आज पढ़ा है भूआकृतिक प्रक्रियाओं के विभिन्न बाह्य जो बहिर्जात बल है उसके प्रकार, ठीक है। निश्चिंत रहे, पढ़ते रहे, वैकेंसी आनी है, आप निश्चिंत रहे। पद हो सकता है घटत बढ़त हो सके, पर विज्ञप्ति सरकार देगी। और दूसरी बात मैं आपको जाते जाते ये भी बता दूं, अपन ने तो फ्री में ही पढ़ाया है, जो भी अपने से पढ़ाया विद्यार्थी फ्री में पढ़ाया, उसका अपन ने कोई आर्थिक हानि नहीं की है, और जो भी पढ़ाया वो उसको फ्री में पढ़ाया। अब उनका क्या होगा जिन्होंने विद्यार्थियों का बहुत अधिक शोषण किया है, बहुत अधिक पैसों से उनको शोषित किया है, 2-2 हजार रुपए के लैब असिस्टेंट के कोर्स भेज लिए विद्यार्थियों, उनका क्या होगा अगर मान लो विज्ञप्ति में पद नहीं आते हैं तो। पर ऐसा नहीं है, मुझे लगे पद आएंगे। आप निश्चिंत रहे, दिमाग से मजबूत रहे, मार्केट की अफवाहों पे ध्यान न दें, अपने कंटेंट के साथ जुड़े रहें और अच्छे से पढ़ें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं आए तो कर दें, और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। ओके, थैंक यू।